बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, हमारे माशरे में जो बढ़ती हुई घुटन है, हवस है, फ्रस्ट्रेशन है और जो वहशत है, वो इस बात से आया है कि हम आए रोज़ मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में मासूम बच्चियों के साथ होने वाले ज़्यादती के वाक़यात सुनते आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हर आए रोज़ तसलसल के साथ हमें सुनने को मिलता है कि फ़लाने शहर में एक छोटी बच्ची को हवस की भीड़ चढ़ा दिया गया। ये यकीनन एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर ना सिर्फ कानून साजी के हवाले से कुछ इकदाम होने चाहिए, बल्कि साथ ही साथ जो कानून ऑलरेडी मौजूद है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन और उसका जो नफाज है उसके हवाले से भी हुकूमत को हिकमत अमली बनानी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे माशरे के जो मुफक्किरीन हैं, हमारे जो दानिश्वर हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो अदीब हैं, हमारे जो उलमा हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारे माशरे में ये किस तरह की तरबियत हो रही है कि इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे लोग इखलाकी इक़दार की पस्ती में गिरते चले जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में नाजरीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपको दिखाएंगे कि एक 11 साला हव्वा की बेटी के साथ क्या हुआ। जो मेरे साथ हुआ किसी बेटी के साथ ना हो, कोई बदकिस्मत बेटी ना हो, बस यही कहूँगी। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, मैं अपने बच्चों को संभालूं, अपनी बच्चियों की इज्जतों को संभालूं। आज मेरी एक के साथ ऐसा हुआ, कल मेरी दूसरी भी बच्ची जवान हो जाएगी, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। आसिया बीबी अपना शहर छोड़कर पराए शहर पनाह ढूंढकर आने वाली एक मजबूर माँ, जिसकी मासूम 11 साल बेटी आलिया को दरिंदा सिफत शख्स ने, जो कि उसका महल्लेदार भी था, अगवा करके अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर दर दर की ठोकरें मुकद्दर बन गईं मजलूम बच्ची और उसकी मजबूर माँ के लिए। मैंने एक गांव जाके अपना घर बसा लिया था कि चलो मेरे बच्चे पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने, दुश्मनों ने, वो भी नहीं मुझे उधर रहने दिया। मैं इधर लाहौर में अब बैठी हूँ, मेरे पे रेंट इतने हैं, इन्हीं मालकों का 20-22 हज़ार रेंट। वो जब क्या करते हैं, कभी मेरी गैस उतार देते, कभी लाइट बंद कर देते हैं। मुझे पता, मैं आज 2 दिन से ताला लगा के अपनी माँ की तरफ पहुँची हुई हूँ। आसिया बीबी के मुताबिक मुलजिम सखावत, जो कि उसका महल्लेदार भी था, मासूम आलिया को स्कूल से अगवा करके अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया और वहीं 11 साल मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। रात को उन्होंने मेरे साथ ज्यादती किया। सुबह उठ के आंटी ने मुझे नहलाया, तो वो अंकल, जो से आंटी के मियाँ थे ना अंकल, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। फिर पुलिस वाले अंकल भी आए थे, फिर मुझे मम्मा के पास लेके गए। आसिया बीबी और उसके शौहर ने बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस का सहारा लिया और 19 मई 2013 को एक FIR दफा 365B के तहत दर्ज करवाई गई, जो कि मासूम बच्ची के वालिद मोहम्मद दीन की मुद्दइयत में दर्ज की गई। 15 का ये वाकया, 19 को ये जाके रपड़ लिख रहे हैं। क्या मुझे इंसाफ मिला है? और अभी तक जो DNA रिपोर्ट ही नहीं लड़के की साथ लगी। लड़का बालग से नाबालिग उन्होंने लिख दिया है। क्यों ऐसा हुआ है? अनपढ़ होने के बाइस मुद्दइयान क्योंकि लिखत पढ़त नहीं कर पाए और ये नहीं जान सके कि पुलिस ने FIR और इन्वेस्टिगेशन में क्या दर्ज किया है, लिहाजा यही मुल्जिमान मौका से फायदा उठा गए और आसिया बीबी के मुताबिक पुलिस ने मुबैना तौर पर गलत रिपोर्ट लिखकर केस मुल्जिमान की फेवर में दर्ज कर दिया। मैं पढ़ी हुई नहीं थी, मैं कुछ नहीं पढ़ सकती थी, ना कुछ मैं देख सकती थी कि क्या इन्होंने हमारे हक में किया, क्या नहीं किया। मुझे तसल्लियाँ, उसका अभी भी नंबर मुझे अभी तक तसल्लियाँ देते हैं। लोग तो कत्ल कर लें तो वो दूसरे माह आ जाते हैं, 10 दिन के अंदर आ जाते हैं। अगर कोई पीछे पैसा लगाने वाला, तो आपको तो फिर छोटा सा मसला बना है। वो आगे से कह रहा है आपको छोटा सा मसला बना, ये कोई मसलों में मसला नहीं है। मासूम बच्ची का सही तरह मेडिकल नहीं करवाया गया और सबसे बढ़कर ये कि 11 साल मासूम पर अपनी मर्जी से इस मामले में शामिल होने का इल्जाम भी लगा दिया गया। पुलिस वालों ने सब वाकया देख के भी ये गलत नहीं कहा और हर बंदा उधर का बोल रहा है कि उसने पैसा खा लिया। पैसे में पैसा नहीं खिला सकती थी, मेरे पास जो कुछ था। उसने बोला कि इस बंदे को 2000 रुपया दे दो, मैंने उस वक्त दे दिया। इस बंदे को 5000 दे दो, मैंने दे दिया। इस बंदे को 4 दे दो, मैंने दे दिया। ये गाड़ी वाले को 3 दे दो, मैंने दे दिया। हर बंदे के पास अपने वक्त पे कुछ ना कुछ होता है। मेरे पास जो था मैंने लगा दिया।
आसिया बीबी अपनी और अपनी छोटी सी बेटी को बदनामी के दाग से बचाने के लिए अपने आबाई शहर फैसलाबाद से लाहौर आ गई, मगर मुसीबतों ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। लिहाजा वो अपना मसला लेकर मुझे इंसाफ चाहिए के प्लेटफॉर्म पर आ गई, इस दरख्वास्त के साथ कि उसका और उसकी बेटी का चेहरा न दिखाया जाए और शायद हमारे आवाज उठाने पर बच्ची को इंसाफ मिल जाए। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, मैं अपने बच्चों को संभालूं, अपनी बच्चियों की इज्जतों को संभालूं। आज मेरी एक के साथ ऐसा हुआ, कल मेरी दूसरी भी बच्ची जवान हो जाएगी, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है किसी के साथ लड़ने की। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उस 11 साल बच्ची के साथ अदालत में मौजूद हूँ जो मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनी। उसकी वालिदा भी मेरे साथ मौजूद हैं और इन दोनों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी शक्लें जो हैं वो कैमरे में ना दिखाई जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले हमें पहचाने। जो आसिया बीबी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, जिनकी बच्ची के साथ ये वाक़या हुआ है, उनके देवर भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके हस्बैंड यहाँ पर नहीं आए क्योंकि फैसलाबाद में इसी केस की तारीख़ थी और वो वहाँ पर गए हैं वो तारीख़ भुगतने के लिए, और ये यहाँ पर आई हैं इसी केस से रिलेटेड एक और तारीख को भुगतने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि मामला क्या है। जी आसिया बीबी, क्या हुआ, क्या ज्यादती हुई? जी सर, मैं उधर फैसलाबाद में रहती थी, इधर से 4 माह हुए थे लाहौर छोड़ के गई हुई थी। तो सामने पड़ोसी थे, बहनोई के घर में रहता था लड़का। बच्चे उधर जो अपना मदरसे का पढ़ते थे, कारी साहब इकट्ठे हमने लगाया हुआ था, तो वो लड़के ने तंग करना शुरू कर दिया। बच्ची ने 1-2 दफ़ा बताया, हमने मना किया। इसी ज़िद की वजह से हमारी मुँह मारी, उन्होंने बच्ची को तीसरे दिन स्कूल से उठा लिया। सखावत अली? हाँ जी। इस लड़के ने उठा लिया बच्ची को? तो इसकी क्या उम्र है सखावत की? वो सखावत की उम्र 21 साल है। 21 साल है? हाँ जी। उसके घर वालों का जो मौक़िफ़ है पुलिस के सामने कि सखावत की उम्र 18 साल से कम है, आप ये कह रहे हैं कि आपने उसका शनाख्ती कार्ड देखा है जो ये देखा है सर, साबित करता है कि वो 18 साल हाँ का है? सर, वो 21 साल का है। 21 साल का। बच्ची के साथ ज्यादती सिर्फ सखावत ने की या किसी और ने? जी सर, सखावत ने की, और जो साथ उसके दोस्त थे, उसको हेल्प देने वाले, लेके जाने वाले, तो वो हमें नहीं पता। जब बच्ची स्कूल से घर वापस नहीं है, आप लेने गए उसे स्कूल में? जब पता चला लेने गए हैं 12 बजे जो लंच टाइम हुआ है, तो छोटी बच्ची मेरी जो बिस्मा, वो उधर रो रही थी, कह रही थी कि आलिया आप ही नहीं है घर पे। इसने बोला कि जो हम टीचर का ना सालन वगैरह लेने जा रहे हैं घर से, तो दूसरी 2 बच्ची अंदर आ गई। उसने बोला कि बात सुनो, इसने समझा कि हमारा हमसाया है। उसने बोला जी भाई, उसने कहा बात, उसने गन पॉइंट पे ऐसे पकड़ा और रिक्शे में बैठाया दूसरे साथ। तो ये कैसे पता चला कि इन्हीं लोगों ने ये किया? सर वो उनसे मुंह मारी जो हुई थी, यानी कि आपका शख्स बराह रास्त उनकी तरफ छेड़ता था ना इसे, तो मैंने घर पे 1-2 दफ़ा उनके जो लांबा देने गई कि ये गलत कर रहा है, इसे आप मना करें, हम एक ही जगह पे रहेंगे, तो एक जगह पे पर्ची पड़ती है। बच्ची जब आपकी स्कूल से गायब हुई तो आपने पुलिस में जाकर, थाने में जाकर सीधा उन्हीं लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करवाई? इसका मतलब नहीं सर, हम पहले ढूंढ रहे थे, फिर उसके बहनोई ने बताया, उसने बोला कि जब आप लड़ाई आपने की है, दरख्वास्त दी है, जो भी आपने धमकियों से लगाई हैं कि आइंदा के लिए तूने हमारी बच्ची को छेड़ा तो ऐसे ऐसे कर देंगे। उन्होंने बोला कि वही लड़का घर से गायब है, उसने गधा रेड़ी बेच दी है अपनी, वही लड़का गायब है, वही बच्ची को उठा के ले गया। फिर आपने कहा कि अगले दिन आपकी बच्ची बरामद होगी, पुलिस ने बरामद कराई? जी, पुलिस ने बरामद करवाई, और पुलिस ने लिख दिया साथ के इसके बाप को देख के मैं छोड़ के भाग निकला। पुलिस ने लिख दिया? हाँ जी, ये पुलिस ने FIR में लिख दिया है, लेकिन पुलिस वालों ने हमें कॉल करके कहा कि आप आएँ, आपकी बच्ची और मुजरिम आ गए। और जब वो बरामद होगी तो पुलिस ने केस फाइल में ये लिख दिया कि ये बस स्टॉप से मिली है? बस स्टॉप से मिली है, स्कूल के पास? हाँ जी, कि मुजरिम देखते सार छोड़ के भाग गया। FIR कितनी देर बाद दर्ज हुई थी? सर 15 का वाक़या है, 19 तारीख वाले दिन उन्होंने, और DNA रिपोर्ट हमारी बच्ची के 2 हॉस्पिटलों में DNA रिपोर्ट वगैरह सब कुछ करवाई गई, लड़के का कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा नाजरीन, ये जो बता रही है ना कि 15 तारीख का वाक़या है और 19 तारीख को जाकर FIR दर्ज हुई है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, तफ्तीश में, कि जब एक वाक़या हो जाता है तो पुलिस इंस्टेंटली यानी कि फौरी तौर पर बाउंड होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के मुताबिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर पुलिस उस वाक़े के हवाले से एक FIR दर्ज करे। लेकिन पुलिस क्या करती है? FIR दर्ज नहीं करती है, अपनी तफ्तीश करती रहती है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा, उसके बाद जाकर पर्चा दर्ज करती है। और इस केस में भी ऐसे ही हुआ, यानी कि जब बच्ची अगवा होती है, उसके बाद बरामद हो जाती है अगले दिन 16 तारीख को, उसके बाद 19 तारीख को पुलिस
पर्चा दर्ज कर रही है जो कि कानून के खिलाफ है। और फिर इनका ये कहना है कि उसमें भी पुलिस ने खुद अपनी तरफ से कहानी बना ली और ये कह दिया कि बच्ची जो है वो बस स्टॉप से बरामद हुई है, जबकि एक्चुअली उसको उकाड़ा से लेकर आए थे। जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट मैंने पढ़ी है ना, उसमें तो उन्होंने लिखा है कि डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल्स तो भिजवाए हैं सीरोलॉजिस्ट को, लेकिन उसकी रिपोर्ट तो आज तक वापस नहीं करना था। ये पुलिस वाले तफ्तीशी ने हमारे ने करना था, हमने नहीं इस चीज़ को करना था। हम जो रिपोर्ट तो नहीं लेने जा सकते, या हमें तो नहीं पता कि किस नाम से या किस नंबर से रिपोर्ट उधर लगी हुई है। ये तो सब कुछ हमारी बच्ची का हमें साथ लेके किया गया, सब कुछ। वो लड़का तो उनके पास था। यानी कि आप कह रही हैं कि तफ्तीश जो है वो ठीक तरीके से नहीं की? तफ्तीश उन्होंने की नहीं है लड़के की, उसी वक्त उन्होंने पैसे वगैरह लेके रिश्वत खा के। अब जो केस है उसकी क्या सूरत है? लड़का मान रहा है, लड़का माना है, जज के आगे बयान हुए हैं। लड़के ने ज्यादती मानी है कि मैंने ज्यादती की है, बीच में सब कुछ लिखा हुआ है। वो कहता है कि मैंने की है, जी, लेकिन वो कहता है कि मैंने गए। लड़की की मर्जी से की है। नहीं सर, बच्ची की मर्जी शामिल नहीं थी। मर्जी बच्ची की अगर शामिल होती तो बच्ची नाम ना उनके बताती। जो जो वाकया बच्ची के साथ हुआ, बच्ची को पहले छेड़ा गया, बच्ची ने उसी वक्त बताया। अगर बच्ची की रजाबंदी होती तो शायद ये बात यहाँ तक पहुँचती ना। हर रोज़ तारीख पड़ती है या जिधर भी जाना। इधर पहले हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था, जिस दिन इधर तारीख होती थी उसी दिन फैसलाबाद हमें बुलाया जाता था। उधर इस वक्त तारीख होती भी नहीं थी, हमें अपनी जान का भी खतरा था। दोनों शहरों में सेम डे जी बिल्कुल तारीख ली जाती थी। जी बिल्कुल। यहाँ पर उसकी जमानत 16 तारीख को इधर तारीख रखी हुई थी, 16 की उधर थी। 19 तारीख वाले दिन इधर हाई कोर्ट में पहुंचना था, 19 तारीख वाले दिन जड़ा वाले पहुंचना पड़ा। पार्टी इस तरह से आपको थकाना चाह रही थका रही है। एक ही दिन उनको लाहौर में हाई कोर्ट में भी बुला लिया जाता है जमानत पर बहस करने के लिए, और उसी दिन उनको ट्रायल कोर्ट में फैसलाबाद बुला लिया जाता है। तो अब वो बेचारे फैसलाबाद जाएं या फिर वो लाहौर जाएं। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, अपने बच्चों को संभालूं, अपनी बच्चियों की इज्जतों को संभालूं। आज मेरी एक के साथ ऐसा हुआ, कल मेरी दूसरी भी बच्ची जवान हो जाएगी, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। जो मेरे साथ हुआ किसी बेटी के साथ ना हो, कोई बदकिस्मत बेटी ना हो, बस यही कहूँगी। इस बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये कोई आसान काम नहीं है नाज़रीन, ये बड़ा मुश्किल काम है। और इस तरह के मौके पर, इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की सूरत हाल में आप कैसे भी एंकर क्यों ना हो, आपको नहीं समझ आता कि मैं एक 11 साल बच्ची से, जिसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई है, जो आपके सामने अपना चेहरा छुपाए ढांपे सिर्फ आंखों से आंसू निकाल रही है, आप उसे कैसे डील करें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस बच्ची के जज्बात आप तक पहुंचाऊं। वो सखावत जो है वो आपको स्कूल से कहाँ लेकर गया था? मुझे ये नहीं मालूम, पर जिस अंकल के घर मुझे लेके गया था उस अंकल को मैं जानती हूँ। वापस वही अंकल लेके आए थे। और फिर आप वापस कैसे मिली, अपने माँ बाप को वापस कैसे मिली? अंकल पुलिस वाले लेके आए थे। पुलिस वाले अंकल आपको लेकर आए थे? उन्होंने आपको ढूंढा था? जी। किसी जगह से आपको, यानी कि आप खुद आई बस स्टॉप से, आपको आप मिली थी पुलिस वालों को, या फिर वो किसी घर से आपको लेकर आए थे? वो अंकल घर से लेके आए थे, जौन से अंकल उनके साथ बैठ के आए थे ना पुलिस वालों के साथ, उनके घर थी मैं, तो उनके घर से मुझे लेके आए थे। और फिर कहाँ लेकर गए? फिर मुझे मेरी मम्मा के पास लेके और पापा के पास लेके आए। घर छोड़ दिया? जी। बाकायदगी से जिस घर में ज्यादती हुई है, उन्होंने कपड़े नए ला के, पुराने पता नहीं कपड़े पड़े थे कि नए पड़े थे, बच्ची को कपड़े दिए। उस औरत ने अपने हाथों से नहलाया है बच्ची को और नहला के भेजा है थाने में। वो इतनी तसल्ली से, हमारी जान पे बनी हुई थी, वो इतने तसल्ली से काम सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने नहलाया है, बशीर की बेगम ने नहलाया। बशीर थाने में लेके बच्ची को पुलिस वालों के साथ लेके बशीर को थाने में पहुंचे हैं, और हमें घर से इतला की गई थी आपकी बच्ची आ गई तो आके ले जाओ। ये जो पुलिस वाले हैं, ये तो इस बच्ची के अंकल कहे कि कोई शर्म रख लेते, कोई लिहाज रख लेते। पुलिस वाले अंकल, मैं भी आप ही से इस वक्त मुखातिब हूँ। आपने इस बच्ची के हवाले से FIR में लिख दिया कि इस 11 साल बच्ची के नाजायज़ ताल्लुकात थे मुलजिम सखावत के साथ। आपने इसका मेडिकल एविडेंस जो है ज़्यादती के हवाले से वो भी खुर्द बुर्द कर दिया। आपने इसकी बरामदगी के हवाले से गलत लिख दिया कि बस स्टॉप से बरामद हुई थी, और वो अभी भी आपको अंकल कह रही है। तो इस अंकल कहे कि कोई लाज रख लेते यार। जो मेरे साथ हुआ किसी बेटी के साथ ना हो,
कोई बदकिस्मत बेटी ना हो, बस यही कहूँगी। मुजरिम की तफ्तीश एक दफा भी नहीं हमारे सामने हुई। मेरी बच्ची की हर पुलिस वाले ने तफ्तीश की, कैसे हुआ, क्या हुआ, आपके कपड़े नहीं उतारे, कैसे किया, कैसे नहीं। मेरी बच्ची को साफ किया जा रहा उधर। मुजरिम को एक दफा नहीं मैंने देखा आके कि क्यों ऐसा हुआ, जो क्यों तुम लेके गए, एक दफा नहीं मुजरिम को आगे पूछा गया। और मुजरिम एक चारपाई पे बैठा हुआ थाने में आके। हमने हर जो मुकदमा उठाया उसमें हमने इस्तदा की अदालत से, हुकूमत से कि आप कोई डायरेक्शन दे दें, ये जल्दी इसका फ़ैसला हो जाए, हर चीज़ हो जाए। लेकिन वैसे अभी तक कोई डायरेक्शन किसी भी मुकदमे में नहीं गई। लेकिन मैं फाइनली इस प्रोग्राम में ज़रूर ये एक बार दोबारा इस्तदा करूँगा अदालत से, हुकूमत से, पंजाब के लॉ मिनिस्टर से, पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर से जिनके मातहत पुलिस आती है, और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जिनके सबॉर्डिनेट है फैसलाबाद का वो ट्रायल कोर्ट जहाँ पर ये मुकदमा चल रहा है, कि आप लोग जो भी किरदार अदा कर सकते हैं खुदा के नाम पे उसको अदा कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मैं अपने बच्चों को संभालूँ, अपनी बच्चियों की इज्जतों को संभालूँ। आज मेरी एक के साथ ऐसा हुआ, कल मेरी दूसरी भी बच्ची जवान हो जाएगी, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। नाजरीन, हमने आसिया बीबी के मुखालिफिन से टेलीफोन पर राबिता किया और साथ ही इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से राबिता करके इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश भी की। मोहम्मद अली साहब, मैं बैरिस्टर एहतिशाम बोल रहा हूँ, प्रोग्राम मुझे इंसाफ चाहिए का एंकर समा न्यूज़ से। मुझे ये आपसे सवाल पूछना है कि हम प्रोग्राम करें इस मुकदमे पे जिसमें 11 साल बच्ची का रेप हुआ है, तो उसमें आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? आप जो मुल्ज़िम है इस मुकदमे का, सखावत उसके बहनोई हैं जी, क्या मौक़िफ़ है आपका? नहीं जी, मेरे को जी वाक़या मेरे अखी सामने होया है ना जी, मैं उसने वाक़े ने ये इन्होंने कहा सी बच्ची गई अपनी मर्जी तू। अच्छा, ते मैं उन्होंने कहा बच्ची की गलबात मुंडे नाल कोई खराबी खरूबी मैं वेखी, जो मैं चेक दिता मुंडे नूं ते इन्हां नूं चिक्किया, मगर तुसीं इहनूं लै जाओ इत्थों लाहौर। आप ये कह रहे हैं कि वो बच्ची जो है 11 साल की, वो अपनी मर्जी से गई थी? अपनी मर्जी से गई। आपने उस बच्ची को देखा? हाँ, 11 साल उसकी उम्र है। हाँ, अभी तो इतना सा उसका कद है, इतना सा उसका कद है, बात उससे ठीक तरीके से होती नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गई थी? बिल्कुल जी, मैं इस गल की कसम देवांगा कि वो अपनी मर्जी से गई थी। हाँ, मेरा एक दोनों पार्टी में कोई गला। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताएं, आपने ये कहा है ना कि वो बच्ची अपनी मर्जी से गई थी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? वो अपनी मर्जी से गई है, उस बाद लैके नस गया मुंडा, फिर वो वापस ले आंदी, लिया तो नानू दे दी। वापस कौन लेकर आया उसे? वापस बशीर है लेके आया सीगा, ते होर नाल बंदे सीगे। बशीर कौन है? वो भी उनका बनोई नाल मसेर लगदा सीगा। अच्छा ठीक है, वो वापस लेकर आया, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उस तो बाद जो वापस लेके आए फिर इन्हें थाने दे दिते, कुड़ी भी ते मुंडा भी दोने लै गए, मुदई भी सी ना उत्थे थाने ही। मेरा नाम बैरिस्टर एहतिशाम है, मैं प्रोग्राम मुझे इंसाफ चाहिए से बात कर रहा हूँ समा न्यूज़ से, और हम एक मुकदमे पर प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें 11 साल बच्ची के साथ रेप हुआ है, ज़्यादती हुई है, जिसमें मुल्जिम जो नामजद है वो आपका ब्रदर इन लॉ है, सखावत उसका नाम है, आप उसके बहनोई हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है? वो लोग तो कहते हैं कि हमारी 11 साल बच्ची को पहले अगवा किया स्कूल से, फिर उसके साथ ज़्यादती की, अगले दिन वो बरामद हुई और FIR उन्होंने दर्ज कराई, और पुलिस भी जो है वो सही तरीके से तफ्तीश नहीं कर रही। आप क्या कहते हैं? जी सर, तफ्तीश बिल्कुल सही पुलिस कर रही है, और बिल्कुल ये पर्चा कटा हुआ है, बिल्कुल सही कटा था पर्चा, लेकिन ये है कि वो ये सब झूठ कटा हुआ है। अभी आप कह रहे हैं कि पर्चा सही कटा हुआ है, साथ ही आप कह रहे हैं झूठ कटा हुआ है। सही क्या कटा है और झूठ क्या कटा है? जी, मसलन कि ये है ना कि ज्यादती भी नहीं हुई, बच्ची गई अपनी मर्जी से थी। जो रिपोर्ट थी ना बच्ची के जना ज्यादती की, वो 1 फिंगर थी, कोई ज्यादती नहीं हुई बच्ची के साथ। वो जैसे एक रात मतलब लेकर निकला, फौरन दूसरे सुबह मेहमान नवाजी में गुजरी, दूसरे दिन तो फौरन सुबह हम लेकर वापस आ गए। आप कहाँ से लेकर आए? पुलिस नहीं गई थी? नहीं, लेकर मैं आया हूँ। अच्छा, और लाकर आपने किसको दी? फिर हमने लाकर पंचायत को दी थी, पंचायत ने जो है ना वो पुलिस को दे दी।
पंचायत, यानी कि जो आप बात कर रहे हैं अगर मैं उसको सच मान भी लूँ तो इसका मतलब यह है कि पुलिस की जो तफ्तीश है वो झूठी है, क्योंकि मुदई तो ये कहता है ना कि बच्ची बरामद हुई है उकाड़ा से, पुलिस ने जाके बरामद किया। पुलिस ये कहती है कि हमने उकाड़ा से बरामद नहीं किया। मेरी पूरी बात सुन लें। पुलिस ये कहती है कि हमने उकाड़ा से बरामद नहीं किया, हमें बस स्टॉप पे सखावत और ये बच्ची खड़े हुए नजर आए और वहां पर जाके हमने बच्ची ले ली उससे सखावत से और वो भाग गया। और आप ये कह रहे हैं कि बच्ची आप लेकर आए और आकर आपने पंचायत के हवाले की और फिर पंचायत ने पुलिस को दे दी और उसके बाद कार्रवाई हुई, यानी कि आप तीनों के तीन अलग-अलग मौकिफ हैं। जी बिल्कुल यही बात है, मैं लेकर आया उकाड़ा से नहीं, तांदला से लेकर आया हूँ। जो मेरे साथ हुआ किसी बेटी के साथ ना हो, कोई बदकिस्मत बेटी ना हो, बस यही कहूँगी। बैरिस्टर एहतशाम बोल रहा हूँ समा न्यूज़ से, ठीक है। ये जो मुकदमा हुआ है 2013 में अगवा का, आलिया बच्ची है 11 साल की, उसकी तफ्तीश आपने की थी? जी जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये पर्चा दर्ज किसके बयान पे हुआ है, किसकी स्टेटमेंट पे दर्ज हुआ था पर्चा? ये वो मोहम्मद दीन के बयान पर, जो उसका लड़की का वालिद था। अक्ल मानती है इस बात को कि एक बाप खुद कह रहा है कि मेरी बच्ची के नाजायज ताल्लुकात थे इस लड़के के साथ और अब उसने इसे अगवा कर लिया। ये लड़की जो आई थी ना जी नहीं, मुझे बताएं बरामदगी कहाँ से हुई थी बच्ची की? इसकी बरामदगी जड़ावाला रोड से। जड़ावाला रोड से, बस स्टॉप से? जड़ावाला रोड में शायद बस स्टॉप हो, अभी मुझे ऐसे जुबानी तो याद नहीं है। आपकी तफ्तीश से कहती है, आपकी तफ्तीश से कहती है कि बच्ची को हमने बरामद किया जड़ावाला रोड से, बस स्टॉप से, ठीक है। जबकि बच्ची खुद ये कहती है कि मुझे एक घर से पुलिस ने आके उसने बोला पुलिस वाले अंकल आए थे और एक घर में मुझे सखावत ले गया था और वहाँ से उन्होंने पुलिस वालों ने मुझे बरामद किया, ठीक है। बच्ची ये खुद कहती है, बच्ची के माँ बाप कहते हैं उकाड़ा से किया। मुलजिम का जो बहनोई है वो ये कहता है मैं लेकर आया बच्ची को, पंचायत को दिया, पंचायत ने आगे पुलिस को दे दिया और पुलिस कोई अनोखी तीसरी बात करती है कि हमें बस स्टॉप पे मिल गए। ये क्या तफ्तीश है आपकी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मतलब कि मुदई कुछ कह रहा है, मुलजिम कुछ और कह रहा है और आपने अपनी तीसरी तफ्तीश निकाली है बीच में। अभी मैं सर आपको आपको किस बात का जवाब दूं? सारी बातों का देना है कि ये लोग जब इन पर मुसीबत होती है उस वक्त ये मजलूम होते हैं, जब ये अपना मकसद निकाल लेते हैं उस वक्त ये पुलिस में कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। पुलिस बड़ी सियानी है, जब इस तरह का कोई मुकदमा होता है, खासतौर पे इतना बड़ा मुकदमा जो कि अगवा का हो या कत्ल का हो या और कोई बड़ा ऑफेंस हो, तो वहाँ पे डायरेक्टली वो बेगुनाह तो नहीं लिख सकते हैं, तो वो तफ्तीश में ऐसी कुछ फेवर्स दे देते हैं मुलजिम को जिससे फिर केस जो है वो कमजोर पड़ जाता है। किस बुनियाद पर आप कहते हैं कि मुलजिम गुनहगार है? ये जो अपना गुनाहगार इस पर किया था, जो उन्होंने अपने गवाहों ने बयान लिखे थे, बयान दिए थे, उनकी रोशनी में फिर इस लड़की को मैंने मजिस्ट्रेट साहब के पेश किया था। उधर मजिस्ट्रेट साहब के भी पास इस लड़की ने बयान दिया था, उसकी रोशनी में मैंने इसको गुनाहगार। जो मेरे साथ हुआ किसी बेटी के साथ ना हो, कोई बदकिस्मत बेटी ना हो, बस यही कहूँगी। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, अपने बच्चों को संभालूं, अपनी बच्चियों की हिस्सों को संभालूं। आज मेरी एक के साथ ऐसा हुआ, कल मेरी दूसरी भी बच्ची जवान हो जाएगी, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ और मुझे ज्वाइन किया है फरजाना बारी साहिबा ने, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, और उनके साथ मुझे ज्वाइन किया है मशहूर कॉलम निगार और सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने। आज इन दोनों से बात करेंगे कि हमारा मुआशरा जो है ये इस हद तक पस्ती में क्यों गिरता चला जा रहा है कि हर रोज़ हमें इस तरह के कोई ना कोई वाक़यात होते हुए नजर आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा एंड वेलकम टू द शो। जी। अच्छा फरजाना बारी साहिबा, दिस इज द केस वी फर्स्ट टाइम हाईलाइटिंग इन मीडिया। एक 11 साल बच्ची है फैसलाबाद की जिसके साथ रेप हुआ है। आपने तो इस तरह के बहुत सारे केसेस पे पहले भी काम किया है, क्या कहेंगी क्यों ये बार बार इस तरह के वाकयात सामने आते हैं?
देखिए वही आपने बात कि ये केसेस जो है कोई एक केस नहीं है, ये चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड रेप और सेक्सुअल रेप जो सेक्सुअल वायलेंस है ना, जिनसी तशद्दुद हर तरह का, औरतों पे भी बच्चों के ऊपर भी, ज़ाहिर है कि वो हमारे माशरे में बढ़ रहा है। और उसकी ओवरऑल तो हम एक एक्सप्लेनेशन तो यही दे सकते हैं कि एक अखलाकी इन्हताज का शिकार है पूरा समाज। और जाहिर है कि जिस समाज के अंदर रियासत कमजोर होने लगती है, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, लोगों को जस्टिस नहीं होता जिस माशरे के अंदर, वहाँ पे जो मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले लोग होते हैं वो उनका जो ये रुझान होता है क्राइम करने का, उसमें बढ़ावा आता है। अब देखें कि अभी लाहौर वाला कितना फेमस केस है, अभी आपको मुझे कुछ पता नहीं कि उस केस के अंदर किसी को सजा मिली या नहीं। और यही है कि एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी हमारे इर्द गिर्द है इस तरह की जो वायलेशन है उसके हवाले से। तो वो जो एक आउटरीच होना चाहिए पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी जो हुकूमत के अंदर किस तरह की वायलेशन के ऊपर हमें अब वो आउटरीच भी नजर नहीं आता, जिस तरह की ये चीजें जो है हम दिन ब दिन। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि इखलाकी इन्हतात का पस्ती का शिकार है हमारा माशरा, दिन ब दिन होता चला जा रहा है, पता नहीं तरबियत का मसला है। मैंने तो अपने प्रोग्राम के लिंक में भी बोला कि हमारे मुफक्किरीन को, हमारे दानिश्वरों को इस हवाले से सोचना चाहिए। लेकिन एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मुझे बताइए कि आप समझती हैं कि कानून में भी कहीं कमी है? कानून के हवाले से मुझे बताइएगा स्पेसिफिकली। देखिए रेप के हवाले से तो अब जो कानून है वो बेसिकली उसके अंदर कमी इस हवाले से कमी लॉ में एज सच नहीं है, लेकिन इस हवाले से जरूर कमी है कि रेप के केसेस में जिस तरह की जो एविडेंस है, जिस तरह की शहादतें आपकी जुडिशरी मांगती है और आपकी पुलिस जो है वो हमेशा नाकाम होती है वो उस तरह की शवाहिद देने में, तो वो एक वजह जरूर है। क्योंकि देखिए रेप के केसेस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जिसका रेप होता है, यहाँ पे इस केस में तो बच्चा है, मगर जिनका रेप होता है उसकी जो गवाही होती है उसको प्राइमरी माना जाता है और उसके बाद सारा ऑनर्स जो होता है वो मुजरिम के ऊपर। तो क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है कानून के अंदर? देखिए कानून के हवाले से तो मुझे यही लगता है कि क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर करप्शन है और वो गैर मौसर है, पुलिस अपना काम नहीं करती है, शहादतें इकट्ठी नहीं करती है, जो जुडिशरी है उसका माइंडसेट बहुत पिदरसर आना है, वो बहुत पेट्रियार्कल है, उनकी भी कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होती। यानी कि आप कह रही हैं कि कानून साजी के अमल की में भी जरूरत नहीं है, कानून अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन उसका नफाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा। मैं अंसार अब्बासी साहब आपकी जानिब आऊंगा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कॉलम्स लिखते हैं, आपकी गहरी नज़र है माशरे पर होने वाले जो इश्यूज हैं उनके ऊपर। आप क्या कहेंगे अंसार साहब, क्यों बार बार इस तरह के वाक़यात हमें होते हुए नज़र आते हैं और पुलिस के बावजूद, रियासती इदारों के बावजूद और मीडिया के इन मामलात को बार बार उछालने के बावजूद हमें कमी होती नज़र नहीं आ रही बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं? आप क्या वजह समझते हैं? देखिए इसकी बुनियादी तौर पे मेरी राय में दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर सजा और जजा का जो निज़ाम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो उसको रोल अदा करना चाहिए डेटरेंस का, वो रोल मुकम्मल तौर पर यहाँ ख़त्म हो चुका है। किसी शख्स को आप आम क्राइम को छोड़ दें वो तो कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पे मर्डर्स होते हैं, रूटीन बन चुकी है, टेररिज्म होता है, रूटीन बन चुकी है। ये रेप के केसेस, 5 साल की बच्ची का रेप किया गया लाहौर में भी रिसेंट पास्ट में। अब देखें क्या हुआ कुछ पता नहीं। जब तक ऐसे लोगों को स्टेट निशाने इबरत नहीं बनाएगी, जब तक ऐसे लोगों को सजाएं नहीं दी जाएंगी, जब तक ऐसे क्रिमिनल्स को, कन्विक्टेड कंडेम्ड प्रिजनर्स को, देखें 8000 लोग इस वक्त पाकिस्तान में एज ऑफ टुडे तकरीबन 8000 लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको डेथ पेनल्टी दी जाए। लेकिन आप ये देखें, और वो लोग टेररिस्ट भी हैं, टारगेट किलर्स भी हैं, रेपिस्ट भी हैं, किडनैपर्स भी हैं, सब कुछ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा, बल्कि वो जेलों के अंदर से बैठ कर क्राइम को मॉनिटर भी करते हैं। क्राइम जो माफियाज हैं उनके साथ उनके रवाबित भी हैं। सो एक तो ये मसला है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो डेटरेंस का रोल है, जो डेटरेंस होना चाहिए वो खत्म हो चुका है इस मुल्क में। बिकॉज यहाँ सजाएं दी नहीं जाती, यहाँ निशान इबरत बनाया नहीं जाता, यहाँ किसी को
सजा मिलती हुई नजर नहीं आती। सजाएं नंबर कैसे दी जाए, मैं आपको अब इसी केस के हवाले से बता देता हूं कि मैंने इसके अंदर काफ़ी रिसर्च की, पुलिस फाइल भी पढ़ी, अदालत की जो फाइल है वो भी पढ़ी, मैंने तफ्तीशी से भी बात की, वो भी हम अपने प्रोग्राम में चला रहे हैं। और पुलिस की जो तफ्तीश है उसके अंदर इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आई, इतनी ज़्यादा बदयांती नज़र आई। मिसाल के तौर पे जो FIR है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की के बाप की स्टेटमेंट पर हुई है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि मेरी बेटी के नाजायज़ ताल्लुकात थे उस लड़के के साथ और फिर उसने उसे अगवा कर लिया। अब मेरा सवाल ये था कि क्या कोई बाप ऐसे लिख सकता है? देखें, इस पर्टिकुलर केस का तो ज़ाहिर है जिस तरह आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि यहाँ पे पर्चे गलत भी होते हैं और आप तो ज़ाहिर है आप तो लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं, आपको पता ही है कि इस माशरे में तो वो सच होते ही नहीं। लेकिन एक पहले मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूँ। एक तो मसला है डिटरेंस का कि हमारे यहाँ कोई किसी किस्म की पनिशमेंट नहीं दी जाती। दूसरा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये आ गया है कि हमारा जो जिस तरह देखें इखलाकी इन्हतात की बात की गई, उसकी रीजन ये है कि पहले हम यकीन जाने हम जब छोटे स्कूल में जाते थे तो हमें हमारे टीचर्स इखलाकियात के बारे में बताते थे, ये कहते थे कि आप झूठ ना बोले, आपको बहुत कुछ बताते थे टीचर्स हर स्कूल में। तो अब भी बताते क्या? मेरे ख्याल से साहब अभी भी बताते हैं। देखें, अब मैं आपको बता रहा हूँ, पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स दोनों का चैलेंज ये है कि इस बच्चे की फीसें हम देते हैं जितनी भी मर्जी कोई मांगे, कि हमने इस पे इन्वेस्ट करना है और कल इस शख्स ने हमें रिटर्न करना है, कितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेनी है। ये हालात हैं हमारे आजकल। फिर इसके अलावा यानी कि आप कह रहे हैं कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं या वालिदैन जो हैं हमारे माशरे में या जो टीचर्स हैं, उनका सारे का सारा फोकस जो है वो बच्चे के स्किल डेवलपमेंट पे हो गया है और उसकी तरबियत पे और उसकी सोच पर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यही बताऊं कि अगर कोई करता होगा तो इंडिविजुअली, मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मैं स्कूल के प्रिंसिपल्स को मैंने रिक्वेस्ट बारहा की कि हर क्लास की टीचर को बोलेंगे जब आप क्लास लिया करें तो कम से कम आप 3-4 मिनट इनिशियली कोई ना कोई आप मोरालिटी का सबक उनको बताएं, उनको बोलें कि जी ये हमें करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वीजा वी मुआशरा। सो सारा कुछ हमारे यहाँ ये सब कुछ खत्म हो चुका है टोटली। और ये जो हैरेसमेंट की बात आप कर रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि फरहाना बारी साहब का कोई पता होगा कि हमारे तो जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आए रोज शिकायतें मिलती हैं कि बच्चियों लड़कियों को टीचर्स को हैरेस किया जाता है, देखें, और कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो जब ये कुछ होगा तो फिर आप किस तरह, फिर ऊपर से देखें हमारे जो पुलिस में जो बदयांती है इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस जिस तरह से मामला को आगे लेकर चलती है, पुलिस क्या करती है कि वो गुनहगार भी लिख देती है मुल्जिम को, लेकिन उसके बावजूद अपनी तफ्तीश में कुछ ऐसे नुकात छोड़ जाती है जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली मुल्जिम को होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने जब उस बच्ची को इंटरव्यू किया इंसार साहब, मैंने उसे बहुत इनकरेज करने की कोशिश की क्योंकि इस वाक़े को 8-9 महीने हो गए और अभी तक वो नॉर्मल नहीं हो सकी, स्कूल नहीं जाती है। तो मैंने उसे समझाया, हौसला दिया, मैंने कहा बहादुर हो जाओ, स्कूल दोबारा अगर नहीं जाओगी तो बुराई जीत जाएगी। लेकिन जब मैं उसे कन्विंस करता हूँ, उसे प्यार से समझाता हूँ, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है मैंने स्कूल नहीं जाना। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ इस माशरे के एक फ़र्द होने की हैसियत से, जिस माशरे में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात जो हैं वो एक मामूल बन जाए, उसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। क्या आप इस शर्मिंदगी में मेरे साथ शामिल हैं अंसार साहब? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये अंदाजा लगाएं कि आप इस बच्ची की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखें, 5 साल की बच्ची के साथ हुआ, पूरी दुनिया को पता लगा और हमें कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। उसका जो जिन लोगों ने उस क्राइम में जो इन्वॉल्व थे उनका क्या हुआ। यहाँ पुलिसिंग का प्रॉब्लम ये है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कोई नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग पुलिस हाईली पॉलिटिसाइज्ड है। जब देखें उनकी पूछगछ नहीं होगी, जब परफॉर्मेंस बेस्ड उनका सिस्टम जब हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे अपनी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के अंदर, यहाँ पे तो आपको पता है कि MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स अपने कामों के लिए, अपनी मर्जी के लिए अपने इलाकों में थानेदारों को, SPs को, इवन DIGs को लगाते हैं। वो तो उन्होंने तो अपने मास्टर्स को सर्व करना है। लेकिन इस मामले में किसी MNA MPA का मामला नहीं है अंसार साहब। ये तो पुलिस की जनरली एज परफॉर्मेंस को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर कोई तगड़ा नहीं भी है, कोई 2 कमजोर शख्स भी है, उसमें से भी जो पुलिस को पता नहीं शायद पैसे दे देता है या फिर किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेता है, उसके हक में तफ्तीश हो जाती है। अक्सर हमने ये देखा। बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब। फरजाना बारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मैं आखिर में यही कहूँगा कि हमें कानून में जो प्रॉब्लम है उसको तो आइडेंटिफाई करना है,
तफ्तीश में, पुलिस में, निज़ाम में, अदालती निज़ाम में भी जो प्रॉब्लम है उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है, लेकिन साथ ही साथ इस माशरे के फ़र्द होने की हैसियत से हमें अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना है। और वो किस तरह से पॉसिबल है कि हम अपनी नई नस्ल की तरबियत ठीक करें, उन्हें सही वैल्यूज़ जो हैं वो प्रमोट करें। जो मेरे साथ हुआ किसी बेटी के साथ ना हो, कोई बदकिस्मत बेटी ना हो, बस यही कहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, अपने बच्चों को संभालूं, जब अपनी बच्चियों की हिस्सों को संभालूं। आज मेरी एक के साथ ऐसा हुआ, कल मेरी दूसरी भी बच्ची जवान हो जाएगी, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको मुद्दई की मजलूमियत दिखा दी, पुलिस की बददयांती दिखा दी और मुल्ज़िमान की बेहिसी दिखा दी। अब फैसला अदालत जो करे सो करे, लेकिन एक सवाल मैं अपने देखने वालों के सामने लाजमी रखूँगा और वो ये है कि आज से 66 साल पहले जब हमारे अजदाद ने ये मुल्क बनाया था तो इसका नाम रखा था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसलिए कि यहाँ पर इस्लामी तौर तरीके और इस्लामी निज़ाम राइज होगा। लेकिन आज 66 साल बाद जब इस मुल्क में एक 11 साला हवा की बेटी के साथ ये सलूक होता है तो क्या हम इसे इस्लामी मुआशरा कह सकते हैं? ये है इस्लामी रियासत, ये है इस्लामी मुआशरा, ये है इस्लामी मुआशरे में बसने वाले लोग, ये है इस्लामी मुआशरे की पुलिस और ये है इस्लामी मुआशरे की हुकूमत और रियासती इदारे। इस सवाल के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका मुकद्दमा भी तवालत का शिकार है और अदालती निज़ाम से जुड़ी आपकी उम्मीदें कम होती जा रही हैं तो हमारे टेलीफोन, फेसबुक और ईमेल पर हमसे रब्ता करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 0423578439 हमारा ईमेल एड्रेस mic@sama.tv या फेसबुक पर हमें ज्वाइन करें facebook.com/इंसाफ चाहिए।